तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया। तो आंसर होगा हरियाणा ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 वाला संस्करण की। इसका फाइनल कहाँ पे खेला गया? गुजरात के राजकोट में, जो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे। और फाइनल जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने पहली बार ये टाइटल जीता है। यहाँ पे उप विजेता कौन रहा? राजस्थान। जीता हरियाणा, उप विजेता राजस्थान रहा। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करोगे तो ये रहे सुमित कुमार, हरियाणा के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही है, सुमित कुमार। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें सबसे सफल टीम अभी तक कौन सी रही है? तो तमिलनाडु है, 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। इसका जो लास्ट संस्करण हुआ था 2022-23 वाला, उसमें विजेता था सौराष्ट्र। और अभी 2023-24 वाला लेटेस्ट एडिशन जीत लिया है हरियाणा ने, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि अभी पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन टॉप पे रहा? तो इसका भी उत्तर होगा हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार इसका आयोजन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहला एडिशन है। और याद रखना इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया, जो चिड़िया होती है उसको। और इसमें टॉप पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा। इसने 40 गोल्ड जीते, 39 सिल्वर और 26 ब्रोंज जीते और टोटल 105 मेडल के साथ ये टॉप पे रहा। सेकंड पे उत्तर प्रदेश रहा, तो तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा। अब खेलो इंडिया गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो साथ में अब ये भी जानना चाहोगे कि अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, 5वां संस्करण था जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर था आशा, उसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी जो तीसरा संस्करण हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका शुभंकर था जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और उसमें पहले स्थान पर रहा था कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन हुआ था, तीसरा संस्करण था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, उसमें पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर था। और अभी प्रश्न में हमने पढ़ा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ पहली बार, इसमें टॉप पे हरियाणा रहा। तो ये चारों पांचों प्रश्न मैंने एक साथ आपको बता दिए, यूथ वाला भी, यूनिवर्सिटी वाला भी, विंटर गेम्स वाले भी और ये पैरा गेम्स भी। अब इनको आप याद रखना, यहां से प्रश्न आए तो गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने ITF विश्व चैंपियंस पुरस्कार 2023 को जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका ने। ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 की हम बात कर रहे हैं। पुरुषों में ये पुरस्कार जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? तो सर्बिया देश के टेनिस प्लेयर हैं और 8वीं बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। महिलाओं में अगर बात करेंगे तो आर्यना सबालेंका ने ये पुरस्कार जीता, इन्होंने तो पहली बार जीता है। ये कहाँ की टेनिस प्लेयर है? बेलारूस की है। और अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि अभी वर्ष 2023 के लिए ATP रैंकिंग आई है और इसमें टॉप पर रहे कौन? नोवाक जोकोविच। और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि 8वीं बार उन्होंने पहली रैंक इसमें हासिल की है। और महिलाओं की रैंकिंग में बात करेंगे तो ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, वो टॉप पे रही थी। अब देखो, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसने पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2023 की, जो कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसको जीत लिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने पहली बार ये टाइटल जीता है। उप विजेता रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात ही। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे आशिकुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही रहे, आशिकुर रहमान। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडर 19 एशिया कप की। इसकी शुरुआत होती है 1989 से। 2023 में इसका ये 10वां संस्करण हुआ। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा खिताब भारत ने ही जीते हैं, मतलब 10 में से 8 बार भारत विजेता रह चुका है। इसका जो आखिरी जो 9वां संस्करण हुआ था उसको भी भारत ने जीता था। अब एशिया कप से आपको याद आएगा, अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था 2023 में, जो किसका 16वां संस्करण था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था वो, उसमें भारत विजेता रहा था, श्रीलंका को हराया था हमने। और महिलाओं का भी एक होता है वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप उसे बोलते हैं। अभी 2023 में यह हांगकांग में हुआ था, उसमें भी भारत ही विजेता रहा था। भारत ने बांग्लादेश को हराया था। तो तीनों मैंने आपको बता दिए, अंडर 19 वाला एशिया कप भी, अभी पुरुषों का जो हुआ था वो भी, और महिलाओं का जो हुआ था वो भी। और चलो फिर बताओ, अभी FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी ने। तो यहां हम बात कर रहे हैं मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की, जो हुआ कहां पे? मलेशिया में हुआ। इसको भी जर्मनी ने जीत लिया। जर्मनी ने किसे हराया? तो फ्रांस को हराया।
तो पॉइंट टू पॉइंट ये खास बातें ही आपको याद रखनी है। कौन सा टूर्नामेंट है, मतलब कौन सा वर्ल्ड कप है ये? मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है जो मलेशिया में हुआ, जर्मनी ने जीता, फ्रांस उप विजेता रहा। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और FIH राइजिंग स्टार अवार्ड किसे दिया गया? गैस्पार्ड जेवियर को दिया गया, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया जोशुआ ओनिक्वे को, ये जर्मनी के हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा फ्रांस ने। वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023, इस बार इसका 26वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? वैसे हुआ तो ये 3 देशों में था, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में। और फाइनल जीता है फ्रांस ने। फ्रांस का ये तीसरा खिताब है। फ्रांस ने किसे हराया? तो नॉर्वे को हराया। अच्छा, हैंडबॉल से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? अभी 2023 में हमने पढ़ा था कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में। पहला संस्करण था इसका, पहली बार हुआ मतलब। और इसमें टॉप पे रहा था कौन? महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की है। किसे? तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। तो याद रखना, अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये मिडफील्डर है हार्दिक सिंह, इनको इस साल का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने की घोषणा की है। वहीं महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है सविता पुनिया, उनको साल की बेस्ट गोलकीपर चुना है। अब इसके अलावा और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भारतीय नाम है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया हार्दिक सिंह को और बेस्ट गोलकीपर के लिए चुना गया सविता पुनिया को। फिर बताइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको, अभी हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो ये बैडमिंटन की सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी है। हमने पूरे 2023 में पढ़ा, इन्होंने कई अवार्ड जीते साथ में मिलकर के। और अभी युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। और आपको बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो याद रखना, 2023 के लिए ये अवार्ड मिल रहा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? अभी पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है जब से इसका नाम बदला, हमने ध्यानचंद जी के नाम पे रखा, वरना पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और अगर पूछे कि सबसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो 1991-92 में मिला था हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद को। और लास्ट टाइम 2022 का ये मिला था अचंता शरत कमल को। उनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। तो पहली बार किसे मिला था ये भी मैंने बता दिया। लास्ट टाइम 2022 का किसे मिला था वो भी बता दिया। और अभी लेटेस्ट 2023 का ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को, ये भी याद रखना। बाकी देखो, खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभी 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। 26 खिलाड़ी की लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ, आप रीड कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे नाम तो ऐसे मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पे आपने पढ़े होंगे इनको, जैसे कि एक तो क्रिकेटर है, एकमात्र क्रिकेटर है इस लिस्ट में मोहम्मद शमी। एक ओजस प्रवीण देवतले आपने पढ़ा होगा, तीरंदाज है ये। अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाज है। श्री शंकर एथलेटिक्स हो गए, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हो गई। एक आर वैशाली आपने पढ़ा होगा, से इनका संबंध 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी ये अभी हमारी। एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आपने पढ़ा होगा, शूटिंग से इनका संबंध हो गया। सुनील कुमार हो गए, रेसलिंग हो गए। अंतिम पंगाल हो गई, रेसलिंग से संबंध हो गया। शीतल देवी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पैरा तीरंदाज है ये। प्राची यादव नाम हमने पढ़ा था, पैरा कैनोइंग से इनका संबंध है। दिव्यकृति सिंह हो गया, घुड़सवार हैं ये। दीक्षा डागर हो गया, गोल्फ से संबंधित है। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी एक यूनिवर्सिटीज के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी उनको कहा जाता है। इसमें प्रथम जो विजेता रहा है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा, अमृतसर में है। और उप विजेता इसमें रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है पंजाब में। वैसे आप जानते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं हम? 29 अगस्त को मनाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है। और उन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं भारत में 29 अगस्त को। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो आंसर होगा मैरी एयरप्स। तो
तो मैरी ईयरअप्स ये कौन है? ये इंग्लैंड की गोलकीपर है जिनको अभी बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और आप कह सकते हो मैरी ईयरअप्स ये बीबीसी पुरस्कार जीतने वाली लगातार दूसरी महिला फुटबॉलर हैं। वहीं अगर बात करें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो मैनचेस्टर सिटी को चुना गया। अच्छा, ये मैरी ईयरअप्स का नाम आपने कहीं सुना है क्या, या इनका नाम कभी चर्चा में रहा क्या? तो बिल्कुल रहा था। आपने ये तो पढ़ा है ना 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसको स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो उसमें गोल्डन ग्लव अवार्ड इन्हीं को मिला था। मैरी ईयरअप्स इनका नाम है। अच्छा, बीबीसी नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक कर गया हो गया कि यार ये नाम तो हमने डेफिनेटली अभी पढ़ा था। बीबीसी मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अभी एक अपॉइंटमेंट हुआ था जिसमें भारतीय मूल के हैं समीर शाह, वो इसके अध्यक्ष बने थे। तब आपने ये, फिर बताइए अभी हाल ही में हुई आईपीएल 2024 के लिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? और आप कह सकते हो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे हैं ये। आंसर है मिशेल स्टार्क। तो अभी 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल 2024 की नीलामी में ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपीस में साइन किया है। और इस तरह से वे आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल में कब खेला था पता है? 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के लिए। उसके बाद चोट वगैरह लगने के कारण फिर वो खेल नहीं पाए थे। अच्छा, सबसे महंगे तो ये रहे। दूसरे सबसे महंगे पूछेंगे तो पैट कमिंस है, वो भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल की बात हुई है तो पहली बार आईपीएल आपको पता ही है 2008 में खेला गया था। उस वक्त इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। अभी 2023 वाला ये 16वां संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा था, गुजरात टाइटंस को हराया था। और सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीत चुका है चेन्नई सुपर किंग 5 बार, बराबरी कर लिया आप कह सकते हो मुंबई इंडियंस की। इस बार ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी याद रखना अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो याद रखना हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रवासियों के योगदान और चुनौतियों का सम्मान करना। और इस बार की थीम है एक्ट टुडे। प्रवासी मतलब क्या समझते हो आप? ऐसा समझो जैसे कि भारत से कोई नागरिक है, वो अमेरिका में उसकी जॉब लग जाती है, फिर वो वहां चल जाता है जॉब करने और वहीं का होकर के रह जाता है, मतलब वहां बस जाता है। तो अमेरिका में उसे प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। उसी तरह से किसी और देश का, जैसे बांग्लादेश का हो गया, अमेरिका का हो गया, कोई व्यक्ति भारत में आके रहने लग जाता है और यहाँ आके बस जाता है, तो भारत में उसे प्रवासी कहा जाएगा। अच्छा, ये ध्यान देना, ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में पढ़ रहे हैं जो आप मना रहे हो 18 दिसंबर को। लेकिन भारत में भी तो एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। कब? 9 जनवरी को। पता है ना क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और क्या क्या जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में? एक तो ये याद रखना 2023 में इसका जो संस्करण है वो कौन सा था, यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। कहाँ पे मनाया था पूछेंगे तो इंदौर में। और उसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे ये पूछेंगे तो गुयाना देश के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली रहे थे। ये 2-3 फैक्ट इससे भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको याद करा देता हूँ, शायद आपके कभी काम आ जाए। ये तो आपको पता ही होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसको कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये याद है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये निकालना है आपको। तो राष्ट्रीय छोटा है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा है, तो 9 का हम 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तारीख तो 18 हो जाएगी। अब महीने में बात करते हैं। हमने कहा राष्ट्रीय छोटा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा होता है, तो 12 ही महीने होते हैं हमारे पास। जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर तक चलते हैं। तो सबसे छोटा महीना कौन सा? जनवरी का। सबसे बड़ा महीना कौन सा? दिसंबर का। तो देखो, साथ चलता है जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय के साथ चलता है दिसंबर। ऐसे ही आपको हिंट से याद हो जाएगा। और अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग। फिर बताइए अभी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा देखो, एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो आंसर होगा आर्टिकल 29। और आपको याद है भी 18 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में भी मनाया। वैसे हमारे
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके बाद कौन है? स्मृति ईरानी इस मंत्रालय को संभाल रही हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही क्यों? देखो, आप जानते हो गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था और भारत की आजादी के बाद भी ये यहीं पर चिपके रहे। फिर हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था 1961 में। 18 दिसंबर को ऑपरेशन शुरू किया और 19 दिसंबर को हमने गोवा क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। इसीलिए 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं हम। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो हर साल 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में विशेष रूप से उनकी आबादी के सबसे गरीब वर्गों में गरीबी उन्मूलन और मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा हैदराबाद है। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद ये भारत में पहले स्थान पर है। और अगर राज्यों में बात करोगे तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। अच्छा, वैसे आप जानते हो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में टॉप पर कौन सा शहर है? तो दिल्ली को टॉप बताया और राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे बताया। और इसी की रिपोर्ट में अभी सबसे सुरक्षित शहर बताया गया था कोलकाता को, ये भी याद रखना। फिर बताइए, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेंट एंड डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत 125 बिलियन डॉलर के प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस के साथ 2023 में दुनिया में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। प्रेक्षण मतलब क्या होता है? रेमिटेंस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आप भारत के बाहर किसी और देश में जॉब लग जाती है आपकी, अमेरिका में जॉब लग गई मान लो आपकी, तो वहां जाकर के आप कमाई कर रहे हो, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं वो तो भारत में ही रहते हैं, तो उनके लिए तो आप पैसा भेजोगे भारत में। तो आप ही की तरह बहुत सारे भारतवासी दूसरे देशों में जाकर के कमाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को तो वो पैसा भारत में भेज रहे हैं। तो जो दूसरी करेंसी का पैसा आप लोग कमा कमा करके भारत में भेज रहे हो, यही कहलाता है रेमिटेंस। तो यही बताया इस रिपोर्ट में कि 2023 में 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला है भारत को, और इसी के साथ इस मामले में ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, यहाँ पे 2023 में 67 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया, भारत का लगभग आधा हो गया। तीसरे स्थान पे चाइना है। अच्छा, एग्जामिनर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ 2023 में भारत में प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस कितना प्रतिशत बढ़कर आया है? इस बार ज्यादा आया, और कितना ज्यादा आया? तो 7.2%। फिर बताओ, अभी दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी 17 दिसंबर 2023 को हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संगोष्ठी का उद्घाटन किया, और इसकी थीम भी रखी गई वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। वसुदेव कुटुंबकम, आपको याद होगा G20 समिट का आयोजन हमने किया था इस बार, और हमारी थीम यही थी वसुदेव कुटुंबकम। अंग्रेजी में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अच्छा, ये भी याद रखना कि इस बार जो ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका पार्टनर स्टेट कौन है? भागीदार राज्य असम है। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत 1989 से होती है और इसको राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा मिला था 2002 में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला इसे 2016 में। तो उसके बाद 2019 में ये त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। अभी अप्रैल 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। मतलब अब आप कहोगे कि 2023 में तो अभी ये यहाँ पे हो रहा है ना, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। देखो, भारत में तो हर साल यहीं पे होता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लेकिन अब इसे विदेशों में भी मनाया जाता है। तो विदेशों में कहाँ मनाया गया? इस बार हमने मनाया ऑस्ट्रेलिया में, और उसी तरह से याद रखना अगली बार 2024 में अमेरिका में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारत में तो यहीं पे होगा, भारत में भी होता है और विदेशों में भी होता है।
भारत में तो यहीं पे कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन होता है हर बार। साथ में ये पॉइंट भी याद रखना, पहला अंतरराष्ट्रीय गीता पार्क का स्थापना कहाँ पे की गई? ब्रैम्पटन, कनाडा में। अच्छा, गीता से आपको एक प्रश्न याद आएगा, अभी गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। और आपको याद है ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था, शायद RAS का एग्जाम हुआ था, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है ये, यहाँ पे ये प्रश्न आया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हुआ। ये महोत्सव 2 महीने यानी कि 20 फरवरी 2024 तक चलेगा। यहाँ पे लोकगीत पर आधारित संगीत संध्या और लोक नृत्य के हिसाब से रात के समय गणगौर नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। तो याद रखना सिंपल सा, जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अच्छा, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और इस प्रश्न में मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा, तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनना। क्या है? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण ये कहां पे किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। सफल की फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। तो अभी 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, जिसका नाम है अस्त्र शक्ति 2023। यहाँ पे समर नाम से एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। अब आप पूछोगे ये अस्त्र शक्ति नाम का जो अभी एक्सरसाइज हुआ ये कहां पे हुआ? तो एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां पे ये एक्सरसाइज किया गया और इसी में हमने ये समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इस एयर डिफेंस सिस्टम समर का हमने सफल परीक्षण किया है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम 2.5 मैक की स्पीड वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं। मैक मैंने आपको कई बार बताया, साउंड की जो स्पीड होती है उसे हम मैक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो साउंड की स्पीड से, ध्वनि की गति से 2.5 गुना अगर स्पीड से भी कोई मिसाइल जारी होगी तो उससे भी हम इसके थ्रू मार सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम में 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों से एक साथ मिसाइलों को दागा जा सकता है। अच्छा, हमने समर के बारे में जान लिया, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। हमने ये भी देख लिया पहली बार हमने इसका सफल परीक्षण किया, कहां पे किया? एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में इसका हमने सफल परीक्षण किया। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इस डिफेंस सिस्टम को बनाया किसने? तो वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड की 7BRD यूनिट ने इसको बनाया है। और मैंने आपको कहा था इस प्रश्न में मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा। तो एक प्रश्न तो ये हो गया हमारा समर वाला। अब दूसरा प्रश्न सुनो। तो यहीं पे यानी कि ये जो युद्धाभ्यास हुआ अस्त्र शक्ति नाम का, यहीं पे हमारी भारतीय वायुसेना ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से सिंगल फायरिंग से एक साथ 4 लक्ष्यों को तबाह कर दिया। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कैसा करने वाला? कि हमने एक ही शॉट मारा, एक ही बार फायर किया और एक साथ 4 टारगेट को हमने हिट कर दिया एक ही शॉट में। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया दुनिया का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूज का। मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल। ये हमारी पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना। और इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। और इसका निर्माण किसने किया, इसको बनाया आप पता ही आपको, DRDO ने बनाया है। रेंज याद रखना आकाश मिसाइल की है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको आकाश मिसाइल के बारे में बताया। इसी प्रश्न में मैंने आपको समर नाम से जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी आपको बताया। अच्छा, एक बार DRDO की बात करते हैं। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया। कहां पे? नमो घाटी वाराणसी में। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। और इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया शिक्षा मंत्रालय को, जबकि कार्यान्वयन एजेंसी यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है?
तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत के लोग जब एक साथ यहाँ पे आएंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, तो आपस में एक दूसरे के बारे में जानेंगे, आपस में एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे, जिससे इन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में संबंध और मजबूत होंगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो आंसर होगा कुवैत। तो अभी कुवैत के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भी बीमार थे, और ये बीमार थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे, और अब जाके इनका निधन हो गया। कुवैत की बात है तो ये रहा मैप में कुवैत, कैपिटल कुवैत सिटी होती है और करेंसी है कुवैती दिनार। और ऑयल रिजर्व के लिहाजा से आप देखोगे तो कुवैत ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी के उमराह में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। और अभी इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने संत सदाफल महाराज जी की 135 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। अब ये सदाफल महाराज कौन है? वे स्वरवेद के लेखक हैं। उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की थी। उनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था। वे आध्यात्मिक गुरु और विद्वान थे। कई दर्जनों देशों में संत सदाफल महाराज जी के बनाए हुए आश्रम हैं। और अगर इस स्वरवेद महामंदिर की बात करें तो इसका निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका था 2004 में ही। 7 मंजिला ये जो मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इसमें आप मान के चलो कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, इतना बड़ा है ये। और इस मंदिर को गुजरात के GRC तकनीक द्वारा बनाया गया है। तो इससे संबंधित ये सारे जितने भी पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं क्या याद रखना है, कि अभी मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहां पे किया? वाराणसी में। अच्छा, यहाँ पे योग से आपको याद आएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, वो आप जानते हो कब? 21 जून को होता है। और अगर पूछे कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी ये कहां पर मिलेगी आपको? अमेरिका में मिलेगी, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अभी तक इजिप्ट के राष्ट्रपति यही थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, और अभी हाल ही में वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसमें उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब मिस्र के लगातार ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। बाकी देखो, सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के अभी नए राजा बने थे। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए और मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे। इजिप्ट की बात हुई है तो ये रहा मैप में इजिप्ट। इजिप्ट से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले कैपिटल देख लो, इसकी कायरा होती है, करेंसी इसकी इजिप्टियन पाउंड है, और प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2024 को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में ऊंटों के महत्व पर जोर देने के लिए 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। देखो, कैमल यानी कि ऊंट, इसकी कई प्रजातियां होती है, कई प्रकार होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग देशों में आपको देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे मोटा मोटा देख भी सकते हो, मैंने फोटो भी लगाया है इसलिए। तो ये कैमलिड्स 90 से ज्यादा देशों में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, खासकर स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए। वे दूध, मांस, फाइबर और परिवहन के स्रोत प्रदान करके सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष 2024 का उद्देश्य यही है, उनकी अप्रयुक्त क्षमता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे कि लेपाकास, बैक्ट्रियन ऊंट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकॉस, लामा और विकुना। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि ऊंट की कौन सी प्रजाति है जो खारा पानी पीने में सक्षम है? तो आंसर करना बैक्ट्रियन ऊंट। और अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में ऊंट महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है, किस राज्य में? आपको पता ही है, राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में भी कहां पे? तो बीकानेर आंसर करना। और इसी तरह आपको याद होगा, हमने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। और वहीं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में।
टोटल सदस्य देश 193 हैं और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा प्रश्न है ये, याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल में किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। अब कौन है ये डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं और अभी उनको भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने उन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। और क्यों किया? तो उनके कार्यकाल के दौरान भूटान इस समय से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले देशों में से एक बन गया, तो उसी के लिए भूटान ने इनको ये सम्मान से सम्मानित किया। वैसे ये एक भारतीय नागरिक है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। बाकी आप जानते हो अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था दीनानाथ राजपूत को। नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 मिला स्वाति नायक को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी सुधा मूर्ति।